अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो क्लास 9th की साइंस डिस्कस कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 आवर लाइफ एंड द केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एयर। हम हवा के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग वाटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा अर्थ का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो जिसने कवर किया हुआ है। तो अब हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है वैसे हमारे लिए हवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो रहते हैं ना, हम एक समंदर में रहते हैं हवा के। हमारे लिए सारा ये हवा का समंदर है जिसके अंदर हम लोग सरवाइव करते हैं हमारी सराउंडिंग के अंदर। तो हवा क्या है? ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर है किसका? गैसेस का। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पाई जाती है मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में, और ये परसेंटेज जो है वो चेंज नहीं होती। अब हमारी अपनी कुछ सरगर्मियों की वजह से कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है। वो कौन सी है? क्या क्या है उनके अंदर? नाइट्रोजन है 78% सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%, इसके बाद जो है वो ऑर्गन पाई जाती है 0.9%, और अदर ट्रेसेस गैसेस हैं जिसके अंदर नियोन आ जाती है 0.02%, एंड हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये सारी आ जाती हैं 0.00055%। यानी मेजर पोर्शन इसका इन दो गैसेस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड सम हाउ ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा रोल है, अभी हम पढ़ेंगे इन सारी गैसेस का रोल। अच्छा, तो कंपोजिशन है जो एयर की, ये तकरीबन कांस्टेंट रहती है कुछ वजूहात की वजह से अभी भी। जैसे हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, और इसके अलावा जो है कंबशन का प्रोसेस, जलाने का अमल, ये सारे के सारे जो अमल हैं ये इसकी कंपोजिशन को जो है वो अभी तक कांस्टेंट रखे हुए हैं। तो इसके हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं सबके बारे में। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, सबसे पहले ऑक्सीजन का रोल देख लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन का किरदार। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा किरदार जो है वह है रेस्पिरेशन में। इसकी इम्पोर्टेंस हम डिस्कस कर चुके थे हवा में कि ये 21% पाया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हम चैप्टर के शुरू में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की ऑक्सीडेशन होती है, खाना टूटता है और हमें एनर्जी फ्राहम करता है। वो एनर्जी हम अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद रस्टिंग, जंग लगने का अमल, ये भी किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। नोट करिएगा कि आयरन को जो जंग लगता है वो ज़्यादा लगता है बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में। क्यों? रेनी सीजन के अंदर हवा में गैसेस हालत में बुखारात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, नमी बहुत होती है, ऑक्सीजन बहुत पाई जाती है, और वो ऑक्सीजन रस्टिंग के अमल को तेज़ कर देती है। ऑक्सीजन क्या करती है वो, ये वैसे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा बस इसको डिस्कस कर लेते हैं। लोहे के अंदर जहाँ पे भी ये ऐसे डंट पड़े हुए होते हैं तो उधर ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके एक नई परत बना देती है उसके ऊपर, जिससे वो पूरा लोहा कवर हो जाता है, जिसको हम जंग का नाम देते हैं, और वो रिएक्शन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। तो एक ये रस्टिंग का अमल तेज़ कर देता है। दूसरा फायर फाइटिंग, आग के लिए, आग जलाने के लिए। आग जलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल, और तीसरी चीज़ हीट। इन तीनों में से एक भी चीज़ ना हो तो आग नहीं चलेगी। ऑक्सीजन, इसका एक्सपेरिमेंट तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप एक कैंडल को लें और उसके ऊपर ग्लास रख दें, आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए वो कैंडल चलेगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितनी ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज कर चुका है। अब ऑक्सीजन खत्म, आग भी खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर आग को बुझाना हो तो उसके लिए भी इन 3 असूलों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। ऑक्सीजन जो है वो इसकी एब्सेंस में आग नहीं चलती। उसके बाद बर्निंग और कंबशन है, वो अगेन वही प्रोसेस आ गया कि जलाने के अमल के लिए, लाइट और हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए जो है ये ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फिर एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जब किसी चीज़ को आग लगती है तो वो असल में उसके ऑक्साइड बनते हैं, वो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं उस चीज़ के। तो जब आप उसको पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर हाइड्रोजन होती है, वो उसके साथ रिएक्ट करके एसिड बना देगा। एसिड बनता ही हाइड्रोजन के साथ है मेनली। आप जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबके साथ देखिएगा हाइड्रोजन लगा होता है। तो यानी कि ये मेन होता है, हाइड्रोजन जो है वो पीएच बढ़ा देता है ना उस केमिकल की, तो पीएच बढ़ने से क्या होता है कि उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, वो एसिडिक हो जाता है। उसके बाद ओजोन लेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओजोन, ओजोन क्या है? ये एक गैस है जिसका फॉर्मूला O3 है, जिसका फार्मूला जो है वो O3 है, यानी ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, जो O3 में पाई जाती, O3 की सूरत में पाई जाती है। 3 एटम जो है ऑक्सीजन के मिलके एक मॉलिक्यूल ओजोन का बनाते हैं। और इसने ना हमारी एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द यूँ ऐसे ब्लैंकेट बनाया हुआ है, पूरी अर्थ को जो है इसने वो कवर किया हुआ है। और इसका काम क्या होता है कि जो सूरज से, यहाँ पे सूरज से जो रेज आती हैं, तो उसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो दूसरी रेज है उनको आगे एनवायरनमेंट में, अर्थ में जो है वो एंटर होने देता है। लेकिन अब जो है ये ओजोन लेयर भी हमारी जो है वो तबाह हो चुकी है काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा इलाकों में, कि वहाँ पे कैसे कि यूँ ये बहुत बारीक हो गई है इस तरह से, उन एरियाज़ में ये बहुत बारीक हो गई है। और यहाँ से अब क्या हो गया है कि ये जो सूरज की शुआएँ हैं ये अंदर आने शुरू हो गई हैं, तो जिसकी वजह से भी अब हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती जा रही है और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्ल्यूटेड हो रहा है। तो ये इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक इसकी रिकवरी के लिए तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन सबसे मेन जो अभी हमारे लिए वो है काम है, टारगेट है, वो यही है इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। नेक्स्ट हमारे पास जो एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन की अक्रेंस के बारे में पहले देख लेते हैं, कहाँ पाई जाती है। तो ये हमें एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पाई जाती है N2 की सूरत में। ये गैस यानी डायटोमिक होती है, ये 2 एटम से मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल होता है, इस सूरत में हवा में पाई जाती है। और इसके अलावा हमारे अंदर जो है ये प्रोटीन्स जितनी भी हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, उन सब का ये मेन कंपोनेंट है। तो ये 2 सूरतों में पाई जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, यानी हम इसको इनहेल नहीं कर सकते, हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है, ना ही प्लांट्स में है। तो इसलिए ऑक्सीजन को हम मॉलिक्यूल हालत में इनहेल कर लेते हैं, बट नाइट्रोजन को हम नहीं करते। तो ये कैसे आती है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी हम पढ़ेंगे। पहले इसकी कंसंट्रेशन देख लेते हैं। हवा के अंदर जो है ये 78% मौजूद है, ये इतनी परसेंटेज इसकी, और सबसे अबंडेंट गैस है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये गैस है हवा में। इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो जहाँ ऑक्सीजन के बिल्कुल उल्ट काम करती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है चीज़ को जलाने के लिए, वहीं पे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है चीज़ को, आग को बुझाने के लिए, यानी कि ये कंबक्शन को जो है और रस्टिंग के अमल को कम करता है। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंस हम इसकी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का अहम जुज़ है। और अब तीसरी बात जो है नाइट्रोजन साइकिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये हमारे बॉडी के अंदर आती कैसे, दाखिल कैसे होती है। तो उसको इधर देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो हवा के अंदर ये इस सूरत में पाई जाती है, इसको फिक्स किया जाता है। इसके फिक्स करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हवा में जब बिजली चमकती है, बारिश होती है, उस टाइम पे भी ये इसको सॉइल में ले आता है नाइट्रेट की सूरत में, ऑक्सीजन के साथ ये करके रिएक्शन। इसके अलावा जो है कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो इसको नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं और नाइट्रेट को एक्सेल करते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज में भी इसको जो है वो करवाते हैं। अब जब ये एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हो जाती है, यानी प्लांट के पास, सॉइल के अंदर एंटर होती है ना, और सॉइल से फिर इसको प्लांट ले लेते हैं। दूसरी बात एक और चीज़ होती है ज़मीन के अंदर, यानी नीचे देख लें हम सॉइल में। सॉइल में जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो डेड बॉडीज़ डिग्रेड हो जाती हैं, उनको डिकम्पोज किया जाता है, उसमें से निकलती है अमोनिया, और अमोनिया को आगे से तोड़ा जाता है नाइट्रेट में, और उस नाइट्रेट को यहाँ पे सॉइल के ज़रिए ये जड़ों से उस प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। और इस तरह से, यानी कि 2 तरीके, यहाँ से भी ये इधर एंटर होती है और यहाँ से भी इधर एंटर होती है। आपने नोट किया होगा कि जो कब्रिस्तान वाला इलाका होता है ना, हरियाली बहुत होती है वहाँ पे। बेशक आप वहाँ पे
वहाँ पे कोई बीज हमने नहीं भी डाला तो भी वहाँ पे घास फूस और ये दूसरी खुद ब खुद आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मसलसल डिकम्पोजिशन हो रही है, मसलसल वहाँ पे नाइट्रोजन निकल रही है और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको बहुत चाहिए होती है। तो जहाँ पे कहीं पोलन ग्रेन भी गिरा होता है, जरदाना भी गिरा होता है, ये वहाँ पे इसकी ग्रोथ करवा देता है। अब प्लांट को आगे से प्लांट के ज़रिए एनिमल्स जब इसको खाते हैं तो ये उनमें मुंतकिल हो जाती है और फिर एनिमल से ये ह्यूमन में आ जाती है। अगर हम ये बात करें कि ह्यूमन लाइफ में ये कैसे आती है, एनिमल से भी आती है, डायरेक्ट प्लांट्स को खा के भी आ जाती है और उसके बाद दोबारा से वही जब ये मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं तो दोबारा सॉइल में और सॉइल से दोबारा प्लांट्स में, प्लांट से दोबारा, ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल मेन अहम है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो हवा में तब्दील नहीं होती और वहाँ पे भी फिक्स है और बॉडी के अंदर इसको इस्तेमाल भी जो है वो मुसलसल किया जा रहा है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर काम था, इसके अंदर रोल ऑफ नाइट्रोजन में। अब इसके बाद हम अगली गैस देख लेते हैं, दैट इज़ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड करो। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रोल है ये हवा के अंदर, अभी हमने बात की इसके वॉल्यूम के बारे में भी, 0.03% पाया जाता है और इसको जो कांस्टेंट रखे हुए इसकी रेशियो, वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? एक तो फोटोसिंथेसिस का अमल है जिसके ज़रिए ये लिविंग वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाती है और उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसके अलावा कंबशन का प्रोसेस है, जलने का। वो चीज़ जिसके अंदर कार्बन होती है वही जलती है और जलती किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो उससे ऑक्साइड्स बनते हैं, वहाँ पे कार्बन के भी ऑक्साइड्स बनते हैं, डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड, और वहाँ से ये हवा में वापस चली जाती है। तो यानी कि ये दो प्रोसेस है जो इसका साइकिल को जो है वो मेंटेन रखे हुए हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोटेक्शन भी देती है। प्रोटेक्शन कैसे देती है कि इसने हमारी हवा के इर्द गिर्द जो है गलाफ बनाया होता है और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को बाहर से नहीं आने देती। तो इस तरह से यानी कि इसका मतलब है कि हमें प्रोटेक्शन भी दे रही है। फिर इसके अलावा जब डिके होता है, यानी कि ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं और एनिमल बॉडीज़ हैं, जब ये डिके करती हैं, इनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकल रही होती है। तो लेकिन जहाँ पे ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है, प्रोटेक्शन देती है, वहाँ पे अब क्या हो गया हुआ है कि इसकी टू मच कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ हो चुकी हुई है एनवायरनमेंट में हमारी अपनी वजह से। अब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रही है। और इसके अलावा गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसमें से भी जो पोल्यूटेड एयर निकलती है वो सारी, तो उसने ना इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा कर दी हुई है कि अब इसने अर्थ के एक टफ सा ब्लैंकेट बना लिया हुआ है, हार्ड सा, जो अब गैसेस को बाहर से आने जो ख़तरनाक शुआएं हैं, अगर वो पहुंच भी जाती हैं अंदर, तो ये ज़मीन से वापस नहीं जाने दे रहा उसको। ये ज़मीन से जो वापसी का पाथवे ये नहीं जा रहा, ये उसको वापस अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और हीट एनवायरनमेंट जो है वो हीट अप हो गई है। तो ये सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन की वजह से हुआ है और ग्रीन हाउस बढ़ रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब माउंटेन्स जो हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं लग रहा उनको पहाड़ों को बनने में, बर्फ़ को जितना जल्दी वो पिघल जाते हैं, तो इतना ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होता और वो फिर क्या होता है कि हर साल आने वाले हर 2 सालों बाद वो तबाही लेके आ जाता है ये सैलाब की सूरत में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल था। इसके अलावा कुछ ट्रेसर गैसेस पाई जाती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो उनका क्या रोल है। अच्छा, इसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो तकरीबन 1% बाकी सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिनको हम रेयर गैसेस कहते हैं। ये गैसेस ज़्यादा इनर्ट होती हैं, यानी कि नॉन रिएक्टिव हैं, गैसेस रिएक्ट नहीं करती। इनकी इनर्टनेस की भी वजह से एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश है। इनकी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गैसेस को। मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं और एनवायरनमेंट को तो वैसे इसने इनर्ट रखा हुआ है। तो बारी बारी हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम जो है ना एक हल्की गैस है, अपने उसकी वजह से भी, एटॉमिक नंबर की वजह से भी, अपने मास की वजह से भी। तो ये एक हल्की गैस है जिसको हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन की जगह वेदर बैलून्स में।
इसको वेदर बैलून्स में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हाइड्रोजन वैसे चीप है, सस्ती है, मिल जाती है, वैसे हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात हीलियम को भी इस्तेमाल करते हैं। वेदर बैलून्स क्या होते हैं, ये इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने हल्के मास की वजह से हज़ारों फीट का फासला तय कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर हम लोग इनके अंदर कैरी करके भेजते हैं और ये हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा की, तो इन चीज़ों को और प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें जो है हम मुहैया कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेदर बैलून। पहले तो ज़्यादा यही मेथड इस्तेमाल होता था, अब तो और भी मेथड आ गए हैं, लेकिन स्टिल भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाती है। जो डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स, गोताखोर, तो ज़मीन पानी के अंदर सांस लेना उनके लिए मुश्किल है, वो सिलेंडर भर के लेके जाते हैं अपने साथ गैसेस का, और उन गैसेस के अंदर भी जो है वो 80% हीलियम होती है, क्योंकि इसका मास कम है, हल्की गैस है ये, और 20% उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यानी ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट है सी डाइवर्स के लिए। फिर इसके अलावा हाई प्रेशर के वर्क करने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड में ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है और जो है उस टाइम पे सर्वाइवल में काम देती है। फिर इसके बाद नियोन को देख लेते हैं। नियोन क्या है, ये इसके अंदर से ना जब बिजली पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका कलर रेड शो होता है, यानी कि ये रेड कलर शो करता है। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के साइंस होते हैं उनको कलरफुल लाइट्स के साथ, वो उसमें हमने नियोन इस्तेमाल की होती है कि वो रेड कलर उसमें बड़ी प्रोमिनेंट जो है हमें शो करवा देता है। उसके बाद आर्गोन है, आर्गोन का भी यही है, ये भी फ्लोरेसेंट बल्ब्स में इस्तेमाल होता है, ये भी कलरफुल है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती कलर को शो करता है, तो इसको भी हम लोग फ्लोरेसेंट बल्ब्स में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफिक लैंप जो होते हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो फोटोग्राफ जो तस्वीर लेते हुए पीछे लैंप लगे हुए होते हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का काम भी फोटोग्राफिक फ्लैश लैंप्स में बहुत ज़्यादा, फ्लोरेसेंट है ये भी। उसके बाद लास्ट में आ जाता है रेडॉन। तो रेडॉन जो है इसको हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा यहाँ पे जो है ये गैसेस का टॉपिक क्लोज हो जाता है। हमने गैसेस के बारे में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और इसके अलावा ट्रेस जो गैसेस हैं जो एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, हमने उनके यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज़ द एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो में जो है वो क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे हैं और इसका टॉपिक हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, आवर लाइफ एंड द केमिस्ट्री, जिसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो कि है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, बेशक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब हम जो यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ने, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट्स है वो हम स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये सारे स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज़ जो है वो हेल्थ में, ग्रोथ में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है कि इसके बगैर वो नॉर्मल जो है वो फंक्शन नहीं करते। कुछ के बारे में हम पढ़ने लगे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है आयरन। अब आयरन का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, ये मेटल की फॉर्म में जो पाया जाता है, अबंडेंट है, यानी धात पाई जाती है आयरन की फॉर्म में। और इसके अलावा जो है ये इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ जो है वो इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, मेकिंग में, यानी अलग चीज़ों को बनाने के लिए और मुल्क की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमने इससे क्या क्या बनवाते हैं, कार की बॉडीज़, नेल, ठीक है। इसके अलावा जो है शीट्स वगैरह बनवाते हैं इससे, पाइप बनवाते हैं, स्क्रूज बनवाते हैं, टूल्स बनाते हैं इससे। तो ये है कि आयरन का जो है इस लिहाज से बहुत ज़्यादा यूज़ है। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एलिमेंट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। क्यों? ये ऑक्सीजन कैरियर है,
हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर और हमारे जो वो है मसल्स के सेल्स हैं वहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है। रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और मसल्स में जो है उसका नाम है मायोग्लोबिन। तो इन दोनों का जो सेंट्रल पार्ट है वो है आयरन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ द बॉडी। इसका इस तरह से बहुत ज़्यादा रोल है। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जैसे साइटोक्रोम है, फेरोडॉक्सिन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए, इनका भी अहम रोल है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसको ऑब्जॉर्ब करता है प्लांट फ्रॉम द सॉइल, तकरीबन 15 to 20 पिकोमीटर, ठीक है, ये इसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है। और इसका यूज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा है। ये उसको किस सूरत में इस्तेमाल करता है, Fe आयन की सूरत में, Fe2+ और Fe3+, इस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट है जो कि है सोडियम। नॉर्मल हमारी लाइफ में इसको हम टेबल सॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नमक हमारा जो सोडियम क्लोराइड है उस सूरत में। अब इसको भी इस्तेमाल किया जाता है लैंप में भी, सोडियम वेपर लैंप होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए, यानी जो स्ट्रीट लाइटनिंग है इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस लाइट। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो क्या है कि ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे हम दो किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं ना, एक सोडियम पेरोक्साइड है और एक जो है वो सोडियम साइनाइड है, और सोडियम साइनाइड जो है ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसको पेट्रोल के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है एंटी नॉकिंग के लिए, यानी कि गाड़ियों के अंदर से ना नॉकिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से उनका इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर हम वो वाला पेट्रोल डालें जिसके अंदर से हम लोगों ने ये सोडियम हो, तो वो उसके अंदर से एंटी नॉकिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करवाता और इंजन की मुद्दत भी बढ़ जाती है। इसके साथ इसका एनिमल्स के अंदर यूज़ देख लेते हैं। तो ये हमारी जो ब्लड प्लाज्मा है उसका बहुत अहम जो है वो इसका रोल है सोडियम का। इसके साथ जो है प्लांट्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, 0.01 से लेकर 10% तक इनके टिश्यूज़ के अंदर ये मौजूद होती है सोडियम। और इसके साथ प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स जो कि समंदर में रहने वाले हेलोफाइट्स हैं, तो उसके अंदर उनका टर्गर प्रेशर मेंटेन रखने के लिए इसकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसको अपने वैक्यूल के अंदर उन साल्ट्स को भर लेते हैं और उसकी वजह से फिर अपनी वाटर की कमी और उससे अगर ज़्यादा भी है जान छुड़वाने के लिए भी ये इस सोडियम की कंसनट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, दैट इज़ द पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में, तो पोटेशियम जो है ये हमारे पास पाया जाता है दो सूरतों में, एक पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट। कार्बोनेट और नाइट्रेट की सूरत में ग्लास बनवाने के लिए, और इसके साथ जो है सोप इंडस्ट्री में इसका बहुत काम है, सोडियम कार्बोनेट का सोप बनवाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनवाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके साथ जो है एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज जो मवाद हैं, पटाखे वगैरह, इस तरह से दूसरी चीज़ें, वो बनाने के लिए भी सोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो वो कार्डियक फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। यानी दिल की बीमारियां और इसके साथ दिमाग की बीमारियां भी पोटेशियम की वजह से होती हैं। और प्लांट्स के अंदर तकरीबन 4% वो इस्तेमाल करता है, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है इसकी, जो कि वहाँ पे ये क्या काम करता है, वहाँ पे ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं जो इसकी मौजूदगी में होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा फोर्थ वाला एलिमेंट है, दैट इज़ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ इसका भी बहुत ज़्यादा है, लाइट लेकिन रफ एलॉयज़ बनाने के लिए। एलॉय किसको कहते हैं, जिसके अंदर मिक्सचर होता है 2 से 3 मेटल्स का, उसकी मिक्सचर को हम जो है वो एलॉय कहते हैं। और जैसे कि इसके अंदर एक बनाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम एल्गम।
मैग्नीशियम, जिसके अंदर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम शामिल होता है। तो इसको बोलते हैं, ये एक अलॉय है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों की बॉडीज़ बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, मशीन्स के पुर्जे बनाने के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो इसका रोल है ही। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन क्रॉप्स को बोलना चाहिए तो 0.1 से लेकर 0.4% तक, 0.1 to 0.4% तक इसकी ज़रूरत जो है वो प्लांट्स को रहती है। और किस तरह से, क्योंकि प्लांट्स का जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है क्लोरोफिल, जो कि अंदर पिगमेंट है जो उसके अंदर पाया जाता है, तो ये उस पिगमेंट का मेन कंपोनेंट है, सेंट्रल पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीशियम जो है वो उसको प्रॉपर नहीं मिली तो उसका क्लोरोफिल ठीक तरीके से जो है वो वर्क नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, बनेगा नहीं। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और वो खुराक जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के फेल हो जाएगा और खुराक बनाने में भी नाकाम हो जाएगा। इसके बाद हम पांचवा एलिमेंट डिस्कस करते हैं जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम का यूज़ भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसका यूज़ है कि ये यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करवाता है कैल्शियम। इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनकी तैयारी के लिए इसको चाहिए, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड्स हैं, कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम फ्लोराइड इन कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये इनका आगे से इम्पॉर्टेंट यूज़ है जिनको बनाने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। फिर एनिमल्स की लाइफ की बात करें तो उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसका बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे हमारे जो टीथ हैं उसका अहम कंपोनेंट है, हमारी बोन्स का ये अहम कंपोनेंट है, ठीक है। हमारी इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जिसके शेल्स का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब ज़ख़म हो जाता है उसके बाहर क्लॉटिंग होती है ब्लड की, ब्लड जम जाता है, वसील बन जाती है ताकि ब्लीडिंग ना हो, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो है ये सेल वॉल का जो है वो बहुत प्लांट के अंदर उसकी सेल वॉल का भी कंपोनेंट है, जिसके अंदर सेल वॉल अपने सेल वॉल के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन को और केमिकल्स को जो है वो सेंड करता है। तो अगर ये कैल्शियम ना हो उनके अंदर तो उनकी मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके बाद हमारा 6 वाला है, दैट इज़ द फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये इसकी कंसंट्रेशन पाई जाती है प्लांट्स के अंदर 0.1 से लेकर 0.4% तक। इतनी कंसंट्रेशन उनको रिक्वायर होती है, स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसका जो सबसे अहम काम है ना वो है एनर्जी ट्रांसफर में इन द बॉडी, बोथ इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर एटीपी मौजूद होते हैं। एटीपी क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। 5 कोऑर्डिनेट राइबोस शुगर होती है, एक तरफ जो है वो इसके नाइट्रोजन बेस एडेनाइन लगी होती है और दूसरी तरफ इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो एक स्टिल्ड के जरिए, बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस बॉन्ड के अंदर यानी इस फॉस्फेट के बॉन्ड्स के अंदर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी होती है। जब ये एक बॉन्ड टूटता है यहाँ से, जब ये कहीं जाता है एनर्जी को लेके, कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ जाके इसका ये बॉन्ड टूट जाता है, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और जब ये टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। दैट इज़ टू मच। और ये फिर ये कहलाता है ADP यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगर कभी ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दे तो फिर ये बन जाता है AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो लेकिन ये कि रिसाइकल भी हो सकता है, बाद में कहीं और एनर्जी रिलीज हो रही है तो वहाँ से ये दोबारा अपना फॉस्फेट जो है वो बना भी लेता है। तो यानी कि इसका मेन काम क्या है? एनर्जी की ट्रांसफर करना है और ये तब कर सकेगा जब इसके पास क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। इसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड्स का मेन कंपोनेंट ऑब्वियसली होगा न्यूक्लिक एसिड्स का कंपोनेंट, क्योंकि हमारा जो DNA और जो हमारा RNA ये क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी इसके अंदर
तो हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं इस तरह के। तो ये एक पूरी चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का एक एटीपी का ये कंपोनेंट है तो इन सारे एटीपीज़ का भी ये अहम कंपोनेंट है, और ये डीएनए और आरएनए तभी फॉर्म होगा जब फॉस्फेट बॉडी के अंदर मौजूद होगी। इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा खादें हैं ऐसी जिसके अंदर, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, फर्टिलाइज़र के तौर पर इसका इस्तेमाल है कि ये खादों के तौर पर इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री में इसका है कि ये जो है वो फॉस्फोरिक एसिड और इसके साल्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। मैच इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है माचिस में बनाने में। बेकिंग पाउडर के तौर पे भी इसको उसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सोप और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी हम फॉस्फोरस को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा 7 वाला है, दैट इज़ द फ्लोरीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।